नेक्स्ट सेक्शन अपन देखेंगे ATIAC। अब ATIAC क्या है कि स्टार्टअप कंपनीज जो होती है ना उनके लिए है। ऑल द स्टार्टअप्स, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, आपने सुना होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स यहां वहां पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल डिडक्शन है। तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस है, लेट्स सी। एसएससी इज एलिजिबल स्टार्टअप एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, तो उसका बिजनेस भी जो है वो एलिजिबल होना चाहिए और स्टार्टअप जो कंपनी है वो भी एलिजिबल वाली होनी चाहिए। तो दोनों के डेफिनेशन नीचे दिए देखो। तो एलिजिबल बिजनेस यानी क्या, पहले तो मीन्स अ बिजनेस कैरिड आउट बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप एंगेज्ड इन इनोवेशन, यहां से डेफिनेशन है इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज और a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation। कुछ समझ में आए? बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन होना चाहिए, यानी कोई नई चीज करो, या तो आप इनोवेशन, ब्रिंग सम इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। जो पुराने प्रोडक्ट ऑलरेडी उसको नए तरीके से डेवलप करो या उसको इंप्रूव करो। जैसे कार तो ऑलरेडी है, आप इलेक्ट्रिक कार लेके आओ या पानी पे चलने वाली कार लेके आओ, तो उसको भी अपन यहां पे लेंगे। इनोवेशन यानी एब्सोल्युटली समथिंग न्यू। अब जैसे पानी वाली कार लाओगे तो इनोवेशन में भी आएगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्स है तो उसमें फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाओ, तो इंप्रूवमेंट करो प्रोडक्ट्स में, या फिर प्रोसेसेस में, या सर्विसेज के अंदर भी, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गए, इंश्योरेंस सर्विस हो गए, इतने सारे सर्विस हो गए, ट्यूशन क्लासेस हो गए, उसमें इनोवेशन करो जैसा हम करते हैं। पुराने क्लासेस चल रहे थे, मैंने इनोवेशन करके पेन ड्राइव क्लासेस लाया। तो ये मालूम नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, बट इंडिया में पेन ड्राइव क्लासेस लाने वाला फर्स्ट पर्सन मैं ही था। अच्छा, ये झूठ नहीं बोलो, मैं इतने सारे तुम लोगों को एग्जाम्पल देता हूं कि तुम समझोगे कि ये भी सर फेंक रहे, नहीं, दिस इज रियलिटी। 2012 में सबसे पहले मैंने पेन ड्राइव क्लासेस लॉन्च किए। उस वक्त तो पेन ड्राइव नहीं थे, डीवीडीज पे हम लॉन्च किए। बाकी टीचर्स थे जिन्होंने वर्चुअल मोड में थे, यानी कि क्लास में बैठ के पढ़ो, लेकिन मैंने देखा कि ये इसमें बहुत सारे फ्लॉज है। अरे आप फिजिकल क्लास में जाके नहीं बैठ रहे, लेकिन ये वर्चुअल क्लास में जाके बैठ, एक दिन छुट्टी मार दिए तो क्या, वो तो लेक्चर तो जाता ना हाथ से, बहुत सारे नुकसान है उसके। फिर वहां तक जाओ, कम्यूटेशन, टाइम वेस्ट, कॉस्ट, तो इसलिए मैंने डीवीडी में लॉन्च किए, बाद में पेन ड्राइव में आए, अभी डाउनलोडेबल में भी आ गए। टुमारो स्काई इज द लिमिट, वी डोंट नो। तो वो मैंने लॉन्च किया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टार्टअप। हालांकि मैंने स्टार्टअप में कभी रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, ये सेक्शन का बेनिफिट मैंने लिया नहीं कभी, लेकिन अवेलेबल है। अब नया प्रोडक्ट मैं अगले साल लॉन्च करने वाला हूं, एक अभी पाइपलाइन में, उसको मैं इसमें रजिस्टर करने वाला हूं। ठीक है, तो इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज, तो सर्विस में आएंगे हम, ट्यूशन क्लासेस या जो भी है, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल, यानी ऐसा कोई बिजनेस मॉडल आप क्रिएट करो जैसे कि जोमैटो और वो सब है। स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इतने सारे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया है फॉर डिलीवरी ऑफ फूड, और वेल्थ क्रिएशन, या तो एम्प्लॉयमेंट जिससे जनरेट होगा बहुत सारा, या फिर वेल्थ क्रिएशन यानी बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी वेल्थ क्रिएट करेगी। तो ऐसे कोई भी बिजनेस में आप जा सकते हो। अल्टीमेटली जो उसका रजिस्ट्रेशन है तो अथॉरिटी को प्रूव करना पड़ता है कि हम यहां कहीं तो भी फिट होते हैं। यू हैव टू मेक योर केस एंड इफ दे अप्रूव देन यू आर रजिस्टर्ड। और एलिजिबल स्टार्टअप भी क्या है देखो, मीन्स अ कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी या तो आप कंपनी बनाओ या एलएलपी बनाओ, engaged in eligible business which fulfills the following conditions. Number 1, it is incorporated on or after 1416। तो मुझे क्यों नहीं मिला यू एड्यूटेक को, हमारी कंपनी का नाम यू एड्यूटेक है, क्योंकि हमने 2012 में बनाया था ना, इसलिए ये सेक्शन 2016 में आया। अब मेरे को एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी और डिडक्शन लेना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 16 बट बिफोर 1 अप्रैल 21, तो अभी टाइम है अपने पास। 16 से 21 तक का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है। अप टू 31 मार्च 21 तक तुम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नंबर 2, द टोटल टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस डज नॉट एक्सीड
turnover of business does not exceed 25 crore rupees in the previous year in which deduction is claimed. 25 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए. तो स्टार्टअप है ना भाई, छोटे मोटे एकदम तुम्हारा स्टार्टअप अगर 50 करोड़ का टर्नओवर करेगा तो उसको डिडक्शन नहीं है. इट इज अ बिग कंपनी. तो यहाँ छोटे स्टार्टअप्स होने चाहिए. 25 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए इन द ईयर इन विच यू आर क्लेमिंग द डिडक्शन. डिडक्शन अभी मैं बताऊंगा आपको 3 साल तक मिलेगा. 3 साल का डिडक्शन है. 100% प्रॉफिट्स फॉर 3 years. लेकिन वो तीनों साल में, जिस साल में आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, तो उसमें 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए. अब एक साल अगर ऊपर हो गया तो उस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा. दूसरे साल फिर कम हो गया तो मिलेगा. एंड थर्ड कंडीशन इज it holds a certificate of eligible business from the interministerial board of certification. तो ये गवर्नमेंट का एक बॉडी है, इंटरमिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन. इनसे सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टअप लेना पड़ता है. तो मैंने कहा ना कि ये डेफिनेशन तो दिया है, अपन अपना जो भी बिजनेस मॉडल बनाएंगे उसका केस स्टडी बना के इनको प्रूव करना पड़ता है इंटरमिनिस्टीरियल बोर्ड को कि देखो हमारा जो है ये इसमें फिट होता है डेफिनेशन के अंदर अपना बिजनेस. तो फिर वो अपने को देंगे. इफ दे आर सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रेशन विल बी गिवन. तो 3 कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तीनों, तो फिर डिडक्शन कितना है देखो, 100% ऑफ द प्रॉफिट्स और गेन्स डिराइव फ्रॉम सच बिजनेस. एंड टाइम ऑफ डिडक्शन या ड्यूरेशन जो भी बोलो इज 3 consecutive assessment years out of 7 years beginning from the year in which the eligible startup is incorporated. तो जिस साल में हमने इनकॉर्पोरेशन किया वहां से 7 साल शुरू होते हैं. तो वो पहला साल इनकॉर्पोरेशन वाला और उसके आगे 6 साल. अपन अपने कोई भी 3 साल इसमें से चूज कर सकते हैं फॉर डिडक्शन. अब ये बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है कि बेचने का भी एक इंटेंशन रहता है. नॉर्मली जो लोग स्टार्टअप करते हैं 3-4 साल में निकल जाते हैं बेच के, अपने प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि स्टार्टअप्स तो लॉस में ही चलते हैं. अपने को स्टार्टअप का मेन वैल्यूएशन जो आता है वो कस्टमर एक्विजिशंस पे आता है कि आपके कितने यूजर्स है, कितने कस्टमर्स हैं. तो तुम खर्चा करो भयंकर और कस्टमर्स बनाओ, प्रॉफिट मत कमाओ बिजनेस में. कस्टमर्स अगर अच्छे हैं तुम्हारे पास तो तुम्हारा वैल्यूएशन जो है स्टार्टअप वैल्यूएशन वो अच्छा आता है. जैसे फ्लिपकार्ट का है, कंपनी लॉस में थी, स्टिल इट वाज सोल्ड फॉर करोर्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स. तो ऐसा है. तो 3-4 साल में कस्टमर एक्वायर करते हैं कोई भी स्टार्टअप, फिर उसको बेच के निकल जाते हैं. तो अगर ये तुमने डिडक्शन नहीं लिया इनकम टैक्स में तो जो फिर आने वाला है नेक्स्ट वो लेगा. तो इससे तो अपन ही ले लेना. तो वो भी एक इसमें सोचना पड़ता है कि व्हेन डू वी वांट टू सेल ऑफ आवर स्टेक इन द कंपनी, उसके पहले अपन ये 3 साल यूज कर लेना डिडक्शन. ऐसा है. तो वो सोच समझ के आप डिसीजन लो कि कौन से 3 साल आपको लेना है. नॉर्मली आप कहोगे कि लास्ट के 3 साल लेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर चले जाए और टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर चले गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो वो बड़ा विचित्र ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि कौन से 3 साल में लेना. तो मैं तो कहता हूं पहले 3 साल ले लो. स्टार्टअप बिजनेस है, पहले 3 साल ले लो. लॉस आया तो ऑफकोर्स डिडक्शन का कोई मतलब नहीं है. प्रॉफिट आया, डिडक्शन ले लो, खत्म करो. बाद में बेचना है तो बेच दो. और बाद में अगर अच्छा ग्रोथ मिल गया तो 25 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो जाएगा तो वैसे ही डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो माय एडवाइस इज टेक इन द फर्स्ट मे बी 4 years. पहला साल छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में ले लो 3 साल. खैर जो भी है तो वो तो चॉइस फिर आपका है. और कंडीशंस में वो ये पुराने वाले जो उधर ATIB वगैरह में भी देखे थे कि इट इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. इट शुड बी अ न्यू स्टार्टअप, नॉट समथिंग विच इज यू आर डूइंग ओल्ड एंड देन यू आर जस्ट रीइनकॉर्पोरेटिंग इट. नहीं, इट शुड बी एब्सोल्युटली न्यू आइडिया, न्यू बिजनेस. रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप से फॉर्म नहीं होना चाहिए. लेकिन 33B का एक्सेप्शन वहां रहता ही है कि एक पुराना अपना अंडरटेकिंग था, जल गया, राख हो गया, फिर उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया 3 साल के अंदर, तो फिर अपन उसको न्यू करके ट्रीट कर सकते हैं. And it is not formed by transfer to a new business of machinery or plant previously used for any purpose. यानी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से बिजनेस इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए
इट शुड बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस वही रहते हैं, एक तो 20% चलता है पुराना, और एक जो फॉरेन से हम लेकर आए तो उसको न्यू मानेंगे, प्रोवाइडेड नो अदर पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन इन इंडिया बिफोर ऑन दैट प्लांट एंड मशीनरी। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को न्यू मानते हैं। सिंपल है, करेक्ट। तो ऐसा है। और इसके बाद ईटीआई भी आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन।